Greetings 11th class political science students. Welcome back to our channel. Hope you all are doing great. And as you all know, we have completed 7th chapter of the book, that is Indian Constitution at Work. And today it is going to be NCERT solution 1 for the same chapter, that is federalism. We have completed it and I hope you have seen the chapter and chapter is completely clear to all of you. So let us have a look what is the exercise part, what the questions want from you, and if you have understood the chapter, you will be able to answer, right? So let us start now. From the list of the following events, first question is saying, from the list is given to you. You will have to tell which ones would you identify with the functioning of federalism and why. आपको क्या बताना है कि इनमें से कौन सा जो फेडरलिज्म का फंक्शन है, why is it so कि फेडरलिज्म का फंक्शन है, राइट? क्वेश्चन क्लियर? अब देखो यहां से क्या पूछा गया है. द सेंटर ऑन ट्यूसडे अनाउंस्ड 6 शेड्यूल स्टेट on GNLF led Darjeeling Gorkha Hills Council which would ensure greater autonomy to the governing body in the Hill District of West Bengal. देखो क्या बोला गया है कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट की है 6 शेड्यूल के अंडर, और उसमें क्या बोला गया है कि जो वेस्ट बंगाल का एरिया है दार्जिलिंग, जो किसके लिए है, मतलब जो गोरखा कम्युनिटी वगैरह है, गोरखा हिल काउंसिल, उनको क्या किया जाएगा, विच वुड एंश्योर ग्रेटर ऑटोनॉमी, उनको क्या दिया जाएगी, बहुत ज्यादा ऑटोनॉमी, फ्रीडम दी जाएगी टू द गवर्निंग बॉडी इन द हिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, मतलब वेस्ट बंगाल में जो आपकी गोरखा हिल काउंसिल है उसको ऑटोनॉमी दी जाएगी. इसके लिए क्या हुआ है, अ ट्राई पार्टी मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट वाज साइंड इन न्यू दिल्ली. एक ट्राई पार्टी मतलब 3 पार्टीज के बीच में एक मेमोरेंडम साइन हुआ है, और वो मेमोरेंडम किस किस के बीच में है, सेंटर, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट एंड दी सुभाष घिसिंग लेड गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट. और क्या उसके अलावा 3 पार्टीज कौन कौन सी, ट्राई पार्टी क्यों बोला गया है, इंडियन गवर्नमेंट इज देयर, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट इज देयर, और उसके अलावा क्या है, जो उन गोरखा लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके लीडर है. और ये डिसीजन कैसे लिया गया उनको ऑटोनॉमी देने का, आफ्टर 2 days ऑफ एक्टिव डेलिब्रेशंस, मतलब 2 दिन तक डिस्कशन हुआ और उस 2 दिन के डिस्कशन के बाद ये बोला गया कि यस उनको फ्रीडम दी जाएगी, राइट? सो दिस इज द क्वेश्चन. अब आपसे पूछा गया इसमें फेडरलिज्म का कंटेक्स्ट आपको कहां देखने को मिलता है, राइट? अब देखो क्यों देखने को मिल रहा है, ऑफ कोर्स जब स्टेट को इंक्लूड किया गया मेमोरेंडम में तो ऑफ कोर्स ये फेडरलिज्म का एग्जांपल है ना, because states are getting autonomy, states are getting freedom. Why they are getting it? क्योंकि federalism is there, right? So let us have the look over the answer. अब देखो the very much fact that the state concerned, that is West Bengal, was appointed as a party to the settlement marks the event as a manifestation of working of federalism. मतलब स्टेट को इंक्लूड करना उस डिस्कशन में अपने आप ही किसका एग्जाम्पल है, फेडरलिज्म का एग्जाम्पल है. क्लियर? मतलब अगर देखो सिर्फ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है हमारी कंट्री में तो फिर तो स्टेट्स को पूछने की जरूरत भी नहीं है, स्टेट्स को इंक्लूड करने की भी जरूरत नहीं उस एग्रीमेंट में, सेंटर बोलेगा एंड द सेम थिंग विल बी एप्लीकेबल इन द कंट्री. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या सिस्टम है कि स्टेट्स को इंक्लूड किया जा रहा है. वेस्ट बंगाल का कंटेक्स्ट है तो वेस्ट बंगाल को ट्राई पार्टी सेटलमेंट में इंक्लूड किया जा रहा है. गेटिंग माई पॉइंट, एंड दैट इज शोइंग दैट यस इट इज हैविंग द कंटेक्स्ट ऑफ फेडरलिज्म ऑल्सो. देन आफ्टर दैट गवर्नमेंट फॉर एक्शन प्लान. Rain hit states. Center has asked the rain ravaged state to submit detailed plan for reconstruction to enable it to respond to their demands for extra relief expeditionally. अब देखो क्या बोला गया आपसे, आपको बोला गया कुछ एरियाज है हमारी कंट्री के जो बहुत ज्यादा रेन से हिट हैं, राइट? और यहाँ पे क्या बोला गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोल रही है उन लोगों को, स्टेट्स को क्या बोल रही है कि आप अपने डिटेल प्लान हम लोगों को सबमिट करो. और डिटेल प्लान क्यों, कि आप रिकंस्ट्रक्ट कैसे करने वाले हो सारी की सारी चीजों को. क्योंकि देखो फिर क्या होगा, अगर सेंटर को पता चलेगा कि स्टेट्स की ये पॉलिसीज हैं तो ऑफ कोर्स क्या होगा, कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करके उन पॉलिसीज को और बेटर तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सकता है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको ये पूछा गया अब आपसे कि इसमें क्या कोई कंटेक्स्ट आपको दिखता है फेडरलिज्म का, तो ऑफ कोर्स वी आर एबल टू सी. अगर हमारी फेडरल स्ट्रक्चर है तो इसीलिए तो हमारी कंट्री में क्या होगा, इसीलिए हमारी कंट्री की सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट से पूछ रही है ना, राइट? मतलब आपके प्लान्स क्या क्या हैं. अदरवाइज अगर यूनिटरी होती तो सेंटर को पूछने की जरूरत नहीं, अपनी पॉलिसीज इंपोज करती वो स्टेट्स के ऊपर. तो दिस इज द कंटेक्स्ट ना. और इसके अलावा देखो फेडरलिज्म है तो क्योंकि हमारी कंट्री में सेंटर के पास ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं एंड सेंटर इज प्लेइंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद द हेल्प ऑफ स्टेट्स. दिस इज द वेरी क्लियर एग्जांपल ऑफ फेडरलिज्म, राइट? अब देखो यहां पर वही हो रहा है, इट
throws light on the sensitivity of the center which wants to provide help to the railway state to sort out their problems. Of course यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टेट्स की भी कंसिडरेशन पूछी जा रही है, राइट? तो मतलब सेंटर हेल्प कर रहा है, सेंटर हेल्प कर रहा है तो मतलब क्यों कर रहा है, क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर है ना. सो हेंस इट कैन बी आइडेंटिफाई एज द फेडरलिज्म. फाइन, सेकंड पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर आई थिंक. अब थर्ड पॉइंट में आपसे क्या पूछा गया है, अब थर्ड आपसे पूछा गया न्यू कमिश्नर फॉर दिल्ली. दिल्ली के लिए नया कमिश्नर आया, क्यों? दिल्ली इज गेटिंग अ न्यू म्यूनिसिपल कमिश्नर. दिल्ली में नए म्यूनिसिपल कौन से, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से रिलेटेड होते हैं, राइट? तो दिल्ली में नए म्यूनिसिपल कमिश्नर आए हैं और उन्होंने देखो क्या बोला, कंफर्मिंग दिस प्रेजेंट एमसीडी कमिश्नर राकेश मेहता सेट he has received his transfer orders and that he is likely to be replaced by IAS officer, that is Ashok Kumar, who is serving as the chief secretary in Arunachal Pradesh. अब देखो उन्होंने क्या कंटेक्स्ट दिया है, जो वहां के प्रेजेंट के थे पहले एमसीडी, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि मेरे को ट्रांसफर के ऑर्डर इशू हुए और यहाँ पे जो पर्सन आएगा वो कौन है, वो पर्सन एक IAS ऑफिसर है, अशोक कुमार, राइट? और जो क्या किस फॉर्म में सर्व कर रहे हैं आज कंट्री में, वो चीफ सेक्रेटरी है अरुणाचल प्रदेश में. और जो पर्सन ट्रांसफर होके जा रहे हैं वो पर्सन कौन है, अशोक मेहता, सॉरी अशोक, राइट, राकेश मेहता, राइट? सो फिर मेहता, a 1975 बैच IAS ऑफिसर हैज बीन हेडिंग द एमसीडी फॉर अबाउट 3.5 years. और जो पर्सन अभी है, मतलब जो अभी जिनका ट्रांसफर होने वाला है, वो पर्सन है राकेश मेहता, वो भी IAS ऑफिसर है 1975 बैच के, और वो लगभग 3.5 साल से वहां पर एमसीडी के को हेड कर रहे हैं. तो अब अगर उनका ट्रांसफर हो रहा है तो बेटा इज द एग्जाम्पल कि यहां पर क्या है, यहां पर आपको फेडरलिज्म दिख रहा है, राइट? तो ऑफ कोर्स हम देखेंगे फेडरलिज्म कैसे. इट शोज द ट्रांसफर ऑफ एन ऑफिसर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. क्योंकि देखो हमारी कंट्री में फेडरलिज्म क्यों वर्क कर रहा है, क्योंकि फेडरलिज्म अब देखो क्या है, अब गवर्नमेंट ने उनको ऑर्डर दे दिए ना, राइट? मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफर करने के ऑर्डर दे दिए. तो दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ फेडरलिज्म, है ना? क्लियर? मतलब देखो आप लोगों ने क्या पढ़ा था, IAS ऑफिसर्स अपॉइंट होते हैं, लेकिन IAS ऑफिसर के बाद क्या हो जाता है, उन IAS ऑफिसर का ट्रांसफर भी तो हो जाता है ना. और क्यों हो जाता है, बिकॉज वी आर हैविंग फेडरल स्ट्रक्चर. आज जो पर्सन अपॉइंटेड है हरियाणा में, कल को हो जाएगा उसको तेलंगाना भेज दिया जाएगा. व्हाई इज इट सो? बिकॉज वी आर हैविंग फेडरल स्ट्रक्चर. गेटिंग माय पॉइंट? आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू. तो क्योंकि यहाँ ट्रांसफर का जो इश्यू है वो आपको क्या बता रहा है कि यस, बिकॉज ऑफ द फेडरल स्ट्रक्चर इट इज पॉसिबल ओनली कि एक पर्सन को आप दूसरे प्लेस पर भेज सकते हो, राइट? उसके बाद अब देखो CU स्टेटस फॉर मणिपुर यूनिवर्सिटी. उसके बाद राज्यसभा ऑन वेंसडे पास्ड अ बिल टू कन्वर्ट द मणिपुर यूनिवर्सिटी इनटू अ सेंटर. देखो CU मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी, राइट? अब एक क्या पास हुआ, एक वेंसडे को एक टाइप से एक बिल पास हुआ किसके रिगार्डिंग, टू कन्वर्ट द मणिपुर यूनिवर्सिटी इनटू अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी. मतलब मणिपुर जो यूनिवर्सिटी है उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट करने का. और ये डिसीजन किसके साथ हुआ, विद द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर, राइट? आप लोगों ने सुना होगा ना HRD मिनिस्ट्री, तो उनके साथ ही डिसीजन लिया गया. And promising such institution in the northeastern states of Arunachal Pradesh, Tripura and Sikkim as well. और क्या बोला गया कि ऐसे ही आपको क्या चीजें दिखेंगी. देखो अब ये डिसीजन किसके साथ मिलकर लिया गया, HRD मिनिस्ट्री के साथ, राइट? और क्या बोला गया है, और प्रॉमिस ये किया गया कि ऐसे ही इंस्टीट्यूशन किस में आएंगे, नॉर्थ ईस्टर्न और स्टेट्स में भी आएंगे, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में, त्रिपुरा में भी और सिक्किम में भी है. समझ आया? अब देखो एजुकेशन, अगर आप लोगों को याद आ रहा हो, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वी हैव स्टडीड 3 लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट. और एजुकेशन हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इट इज अ पार्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट. गेटिंग माय पॉइंट, रिमेंबरिंग? और यहां पर क्या हो रहा है, अब यहां पर कंटेक्स्ट क्या है कि अब ये बोला जा रहा है मणिपुर यूनिवर्सिटी को तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर दो, और वहां पर और ऐसी यूनिवर्सिटीज बनानी है, और जो स्टेट्स बचे हैं. तो ये किस चीज का एग्जाम्पल है, ऑफकोर्स फेडरलिज्म का एग्जाम्पल है ना, क्योंकि एजुकेशन को जिस तरीके से टैकल किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है, राइट? तो अब देखो, it is in the Constitution of India, education subject comes under the concurrent list to strengthen federation by establishing central institutes to be identified as the function of federalism. ना देखो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन रही है ना, वो सेंट्रल मतलब वो सेंटर, समझ रहे हो पॉइंट? तो मतलब अगर वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन रही है तो ऑफकोर्स ये फेडरलिज्म का ही एग्जाम्पल है ना, क्योंकि ये फेडरेशन को क्या करने का वर्क कर रहे, स्ट्रॉन्ग करने का वर्क कर रहे हैं. फाइन, फोर्थ इज क्लियर. उसके बाद फिफ्थ इज फंड्स रिलीज. अब यहां पे फंड रिलीज हुए किसके लिए, द सेंटर हैज रिलीज्ड 555 lakhs to अरुणाचल प्रदेश अंडर अरुणाचल प्रदेश अंडर इट्स रूरल वाटर सप्लाई स्कीम. और किस चीज के लिए, वाटर सप्लाई के लिए, वाटर सप्लाई स्कीम के लिए उसको ग्रांट हुई है
द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वाज ऑफ 466.81 लाख, और जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो लगभग आपकी 466 लाख रुपए की है, राइट। अब देखो यहां पे क्या आपको एग्जांपल दिख रहा है, अब ये भी फेडरलिज्म का एग्जांपल है। देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि देखो सेंटर स्टेट रिलेशन में पढ़ा था ना कि सेंटर जो है दैट इज ग्रांटिंग द मनी टू द स्टेट्स। क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री में क्या हो रहा है, स्टेट्स वर्क करते हैं एज ए पार्ट ऑफ द सेंटर, समझा। तो इसीलिए यहां पर भी क्या एग्जांपल आपको मिल रहा है कि सेंटर इज प्रोवाइडिंग मनी, सेंटर इज ग्रांटिंग मनी टू द स्टेट्स फॉर द वाटर सप्लाई, राइट। अब देखो दिस इज ऑल्सो फेडरलिज्म बिकॉज सेंटर रिलीज फंड्स फॉर द स्टेट अंडर इट्स रूरल वाटर सप्लाई स्कीम। मतलब सेंटर मनी ग्रांट कर रहा है, तो सेंटर क्यों मनी ग्रांट कर रहा है? बिकॉज वी आर हैविंग फेडरलिज्म, क्लियर। अब उसके बाद 6th पॉइंट आपसे पूछा गया है, वी विल टीच द बिहारीज हाउ टू लिव इन मुंबई। ये आपको बिहार का कंटेक्स्ट बोला गया है, मतलब मुंबई का, कि हम लोग बिहारी लोगों को सिखाएंगे कि मुंबई में कैसे रहना है। अराउंड 100 शिवसेना आपको पता होगा ना, महाराष्ट्र की पार्टी है। तो अब देखो अराउंड 100 शिव सैनिक्स stormed JJ Hospital, disrupted daily operation, raised slogan and threatened to make matters into their own hands if no action was taken against non-Maharashtrian students। मतलब ये लोग क्या दिखा रहे हैं, ये लोग दिखा रहे हैं कि 100 शिव सैनिक हैं जिन्होंने क्या किया, हॉस्पिटल को एक टाइप से अटैक कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया, उसके अलावा स्लोगन्स रेज कर रहे हैं, राइट। और वो क्या बोल रहे हैं कि मैटर को अपने हाथ में ले लेंगे अगर गवर्नमेंट ने उनके एक्शंस के लिए, उनकी डिमांड्स के लिए प्रॉपर एक्शन नहीं लिया। किसके अगेंस्ट में? नॉन महाराष्ट्रियन स्टूडेंट्स, राइट। अब क्या ये एग्जांपल है फेडरलिज्म का? अब देखो ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर फेडरलिज्म है तो हमारी कंट्री में स्टेट्स के पास, अब देखो आप क्यों बोल सकते हो, अगर फेडरलिज्म है तो ऑफ कोर्स सभी हमारी कंट्री का पार्ट है, एंड हाउ कैन यू से कि ये पर्सन है ये यहां रह नहीं सकता है, ऑल आर इंडियंस ना, राइट। अब देखो यहां पे क्या है कि ये बिल्कुल भी एग्जांपल नहीं हो सकता फेडरलिज्म का, क्योंकि फेडरलिज्म का मतलब तो क्या, कोऑपरेशन है, राइट, यूनिटी है। बट यहां पे लोग क्या कर रहे हैं, जो शिव सैनिक है वो तो बात ही नहीं मान रहे। They are saying this cannot be identified as federalism because the act of Shiv Sainik does not promote fraternity, cooperation or mutual trust and respect। ऐसा कुछ भी आपको विजिबल नहीं हुआ और इसीलिए आप क्या मानोगे कि एग्जाम्पल है नहीं फेडरलिज्म का। फाइन। अब उसके बाद 7th आपसे पूछा गया है, डिमांड फॉर डिसमिसल ऑफ गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट को डिसमिस करने की डिमांड है, और यहां पर क्या है, द कांग्रेस लेजिस्लेशन पार्टी CLP in representation submitted to state governor recently has demanded dismissal of the ruling Democratic Alliance of Nagaland। और क्या हुआ है, जो कांग्रेस लेजिस्लेशन पार्टी है रिप्रेजेंटेशन में, उसने क्या बोला, सबमिट किया है स्टेट गवर्नमेंट को, और किसकी डिमांड की है कि जो रूलिंग पार्टी है ना उसको डिसमिस कर दो, डेमोक्रेटिक अलायंस ऑफ नागालैंड को, गवर्निंग फॉर इट्स इलीगल फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट एंड एम्बेजलमेंट ऑफ पब्लिक मनी। क्यों कर दो? क्योंकि उन्होंने प्रॉपर तरीके से मनी को, फाइनेंस को प्रॉपर तरीके से उसका मैनेजमेंट नहीं किया, और इसके अलावा उन्होंने क्या किया, पब्लिक मनी को मिसयूज भी किया है। तो इसके बिहाफ पे क्या कर दो, गवर्नमेंट शुड बी डिसमिस्ड। तो क्या अब ये एग्जांपल है? तो ऑफ कोर्स इट कैन बी द एग्जांपल, क्योंकि देखो हम क्यों सेंटर से डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि हमारी कंट्री फेडरलिज्म का एग्जाम्पल है, राइट। और ग्रांट कौन प्रोवाइड करवाता है? सेंटर प्रोवाइड करवा रहा है, बट यहां पे वो जो मनी ग्रांटेड है उसका मिसयूज हो रहा है, उस मनी का मिसयूज हो रहा है, तो पीपल विल बी सफरिंग फ्रॉम इट ना। इसीलिए उसी चीज को मेंटेन करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए क्या हो रहा है, उस चीज के अगेंस्ट में डिमांड उठ रही है कि ऐसी गवर्नमेंट को डिसमिस करो। क्लियर, राइट। सो आई होप यहां तक क्लियर है। लास्ट पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, एनडीए गवर्नमेंट आस्क्ड नक्सलाइट टू सरेंडर आर्म्स। नक्सलाइट मूवमेंट पढ़ा था हम लोगों ने जब हम लोग पढ़ रहे थे फेडरलिज्म क्यों वीक हो जाता है, तो उसमें नक्सलिज्म एक टॉपिक था। तो अब देखो एनडीए गवर्नमेंट ने क्या पूछा, जो आपकी पार्टी है एनडीए अलायंस है, तो उन्होंने क्या पूछा है, उन्होंने पूछा नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने कि जो नक्सलाइट लोग हैं वो अपने सारे के सारे आर्म्स, हथियार सरेंडर कर दें, राइट। Amid a walkout by opposition RJD and its alliance Congress and CPIM, the Bihar government today appealed to the Naxalite to shun the path of violence and reaffirmed its pledge to root our unemployment to usher in a new era of development in Bihar। मतलब क्या किया जाएगा, अब क्या चीजें बोलने की नक्सलाइट्स को कि आप अपना जो पाथ ऑफ वायलेंस है ना उसको छोड़ दो, और हम दोबारा से हम लोग क्या ट्राई करेंगे, हम एक ऐसी कोशिश करेंगे जहां अनएम्प्लॉयमेंट की रूट्स को हम बाहर निकालेंगे, एक न्यू एरा शुरू होगा बिहार में डेवलपमेंट का। तो ये चीजें हैं। तो अब देखो क्लियरली दिख रहा है ना, इट इज एग्जांपल ऑफ फेडरलिज्म, राइट। क्यों दिख रहा है, क्योंकि अब देखो फंक्शन ऑफ द स्टेट, अब देखो दिस इज द फंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन फिर भी आपको क्या दिखा रहा है, ये आपको दिखा रहा है कि यस
ये आपका किसका एग्जाम्पल है कि दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ फेडरलिज्म, राइट। मतलब देखो एनडीए वो सेंट्रल गवर्नमेंट पूछ रही ना, और वो क्यों ऐसा कर रही है, क्योंकि हमारी कंट्री में फेडरल स्ट्रक्चर है तो स्टेट्स को प्रॉपर वे में चलाना सेंट्रल गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है ना। मतलब हमारी कंट्री का जो फेडरल स्ट्रक्चर है दैट इज टिल्टेड टुवर्ड्स सेंटर, तो ऑफ कोर्स सेंटर इज हैविंग मोर पावर्स, सेंटर इज हैविंग मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज वेल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर अनएम्प्लॉयमेंट पे वर्क हो रहा है तो ये सारी की सारी चीजें क्या शो करिए आपको, दैट यस दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ फेडरलिज्म बिकॉज द सेंटर इज टेकिंग द टेंशंस ऑफ द स्टेट एज वेल, राइट। तो ऑल दीज थिंग्स क्योंकि हमारी कंट्री में फेडरलिज्म है, दिस इज हैपनिंग जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, राइट। So I hope first question and 8 parts of this question are completely clear to all of you. Let us move now on second question. अब आपसे क्या पूछा गया है, think which of the following statements would be correct and state why. आपसे पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट, आपको कुछ एग्जांपल्स गिवन है कि कौन सी स्टेटमेंट इनमें से सही है और क्यों। तो अब देखो ये क्या है, फेडरलिज्म enhances the possibility of people from different regions to interact without the fear of one's culture being imposed upon them by others. फेडरलिज्म किसकी पॉसिबिलिटी को इनहेंस कर देता है, इंक्रीज कर देता है, लोगों की जो वो डिफरेंट रीजन्स में रह रहे हैं ना, कि वो इंटरेक्शन कर सकते हैं विदाउट एनी टाइप ऑफ फियर। उनको ऐसा फियर नहीं है, फेडरलिज्म है तो उनके दिमाग में ऐसी श्योरिटी है कि उनके ऊपर किसी और का कल्चर, किसी और की एक टाइप से जो हैबिट्स हैं वो नहीं थोपी जाएंगी, इंपोज मतलब थोपी जाएंगी। ये फेडरलिज्म की वजह से है ना, क्योंकि लोग डिफरेंट एरियाज में रह रहे हैं बट इवन देन दे आर एबल टू डू देयर वर्क। तो ऐसा क्यों है कि वो लोग अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन कर पाएंगे और उनको ऐसी श्योरिटी भी है कि ऑफ कोर्स उनके ऊपर कोई कल्चर इंपोज नहीं होगा। तो दिस इज करेक्ट ना, क्योंकि देखो दिस इज करेक्ट बिकॉज द फेडरल गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट्स द पावर बिटवीन अ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट एंड द लोकल गवर्नमेंट। ऑफ कोर्स अगर देखो ये डिस्ट्रीब्यूट कर देती है पावर्स को, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद क्या है कि हमें पता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, सेंटर क्या करेगा, स्टेट क्या करेगा। तो हमें पता है ना कि आप एक दूसरे के ऊपर से अपना, मान लिया अगर तमिलनाडु का कल्चर कुछ हो रहा है तो तमिलनाडु अब पंजाब पे अपना कल्चर नहीं इंपोज कर सकता ना, क्यों, क्योंकि हमें पता है फेडरल स्ट्रक्चर इज वर्किंग, वी आर हैविंग सम आइडेंटिटी इन अ सेपरेट मैनर, राइट। अब सेकंड पूछा गया फेडरल सिस्टम will hinder easier economic transaction between two different regions that have distinct type of resources. अब फेडरल सिस्टम क्या करेगा, हाइंडर करेगा, मतलब एक टाइप से हर्डल क्रिएट करेगा इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को दो डिफरेंट रीजन्स के, जो जिसमें क्या है दैट हैव डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ रिसोर्सेज, जिसमें अलग अलग टाइप के रिसोर्सेज हो सकते हैं। अब देखो फिर क्या है, दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अब ये सही क्यों नहीं है, बिकॉज द रिसोर्सेज आर ऑफ डिस्टिंक्ट टाइप एंड फेडरलिज्म गिव impetus to economic transaction among different region। क्योंकि देखो सेंटर क्या सोचता है, सेंटर मनी ग्रांट करता है ना, तो सेंटर अगर मनी ग्रांट कर रहा है तो अब देखो क्या होना चाहिए, मतलब इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन सेंटर ही करवाएगा, राइट। तो ये उसको उसमें हर्डल क्रिएट नहीं करता ना, हिंड्रेंस क्रिएट नहीं करता, बल्कि वो तो मनी ग्रांट करने का वर्क करता है, और अगर वो मनी ग्रांट करने का वर्क करता है तो दिस स्टेटमेंट विल बी इनकरेक्ट डेफिनेटली, गॉट इट। अब उसके अलावा दिस अ फेडरल सिस्टम विल एंश्योर दैट द पावर ऑफ दोज एट द सेंटर विल रिमेन लिमिटेड। अब देखो फेडरल सिस्टम आपको इंश्योर करता है, क्या बताता है आपको, कि जो सेंटर पे रहेंगे ना, सेंटर में रहेंगे उनकी भी पावर्स लिमिटेड होंगी। तो ऑफ कोर्स ना बताता है हमारी कंट्री का, क्योंकि देखो क्या हमें पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी इंपोज नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि हमारे पास सेंट्रल लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है, एंड बियॉन्ड दो सब्जेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट इंपोज नहीं करेगी अपने किसी भी डिसीजन को। एंड दिस इज फॉर व्हाट, दिस इज बिकॉज वी आर हैविंग फेडरल स्ट्रक्चर ओनली, राइट। तो दिस इज करेक्ट बिकॉज फेडरलिज्म रेफर्स मोर पावर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट्स ऑफ द फेडरेशन। और क्यों, क्योंकि हमने पावर्स को क्लियर डिवाइड किया, और जो यूनिट्स है ना हमारी कंट्री की, उनके पास भी तो पावर्स हैं बहुत ज्यादा, इसलिए सेंटर अपनी मनमर्जी इंपोज नहीं कर सकता। फाइन, आई थिंक सेकंड क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, यू आर एबल टू फाइंड द सोल्यूशन एज वेल। अब थर्ड क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, बेस्ड ऑन द फर्स्ट फ्यू आर्टिकल्स, आपको कुछ फर्स्ट मतलब आर्टिकल्स गिवन है ऑफ बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन, आपको बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन के ना कुछ आर्टिकल्स गिवन है, तो एक्सप्लेन हाउ फेडरलिज्म इज विजुअलाइज्ड इन दैट कंट्री। उस कंट्री में फेडरलिज्म कैसे वर्क कर रहा है। ट्राई एंड राइट अ सिमिलर आर्टिकल फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब आपको एग्जाम्पल बेल्जियम के गिवन है, राइट, और उसके बाद पे आपको उसके बिहाफ पे आपको किसका एग्जाम्पल लिखना है, आपको इंडिया का एग्जाम्पल लिखना है कि हमारी कंट्री में कुछ ऐसा मिलता जुलता ऐसी कुछ स्ट्रक्चर है, राइट। सो लेट अस स्टार्ट।
देखो टाइटल 1 क्या बोलता है, ऑन फेडरल बेल्जियम, इट्स कंपोनेंट एंड इट्स टेरिटरी, राइट। अब देखो क्या फर्स्ट आपसे क्या बोला गया है, बेल्जियम इज अ फेडरल स्टेट मेड अप ऑफ कम्युनिटीज एंड रीजन्स। हमारी कंट्री में क्या ये वर्ड कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में आपको मेंशन हुआ है, दिस पर्टिकुलर टर्म फेडरल टर्म कहीं मेंशन हुई है, नोवेयर, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू सेवरल टाइम इन द टाइम ऑफ चैप्टर रीडिंग ऑल्सो कि ये टर्म हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन ही नहीं है, राइट। तो अब देखो इट सेज दैट इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। हमारी कंट्री में तो क्या मेंशन हुआ है, हमारी कंट्री में फेडरल वर्ड कहीं मेंशन ही नहीं हुआ, हमारी कंट्री में वर्ड हुआ है इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। और हमारी कंट्री का आर्टिकल 1 क्या बोलता है, हमारी कंट्री का आर्टिकल 1 बोलता है दैट यस इंडिया विल बी अ यूनियन ऑफ द स्टेट्स, फेडरल वर्ड इज नॉट मेंशन देयर, फाइन। सेकंड क्या बोलता है, सेकंड बेल्जियम इज मेड अप ऑफ 3 कम्युनिटीज। बेल्जियम में आपकी और आप लोगों ने ना ये चैप्टर प्रीवियस क्लास में पढ़ा भी होगा, है ना, पावर शेयरिंग जब आप लोगों ने पढ़ा तो यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द कंटेक्स्ट ऑफ बेल्जियम, राइट। तो वहां पे देखो कौन कौन सी है, फ्रेंच कम्युनिटी है, फ्लेमिश कम्युनिटी है एंड जर्मन कम्युनिटी है। तो हमारी कंट्री में क्या ऐसा कुछ मेंशन है कि कम्युनिटीज के रिगार्डिंग भी चीजें मेंशन है, तो ऑफ कोर्स जो हमारी कंट्री का आर्टिकल 2 है दैट विल आल्सो बी टेलिंग अस द स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। वो हमें क्या बताएगा कि हमारी कंट्री का स्ट्रक्चर कैसा है, तो हमारी कंट्री का स्ट्रक्चर कैसा है, इंडिया एस्पायर्स टू बी अ सोसाइटी फ्री फ्रॉम कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। देखो उन्होंने क्या बताया, अपनी 3 कम्युनिटीज बताई हैं, हमने उस कम्युनिटीज के साथ साथ हम लोगों ने क्या बताया कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। गेटिंग द पॉइंट, व्हाट इज द डिफरेंस ऑल्सो, कि हमारी कंट्री में क्या है, फ्री सोसाइटी है बट इट इज फ्री फ्रॉम कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, बट सीट्स इन ईच प्रोविंस हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द कम्युनिटीज ऑफ हिंदू, मुस्लिम, सिख एंड जनरल। समझा, मतलब मेजर कम्युनिटी दीज 3 आर शोन बट अदर कम्युनिटीज आर आल्सो देयर, मतलब लेकिन बेसिकली हम लोगों ने क्या बताया, देयर विल बी नो एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, क्लियर, राइट। अब थर्ड आपसे पूछा गया है, बेल्जियम इज मेड ऑफ द 3 रीजन्स, द वेलोन रीजन, फ्लेमिश रीजन एंड द ब्रुसेल्स रीजन। अब बेल्जियम देखो पहले तो आपको कम्युनिटी बता दी, अब आपको क्या बताया, रीजन एरियाज बताए गए हैं कि जो बेल्जियम है ना उसमें 3 एरियाज हैं स्पेशली, कौन कौन से हैं, वेलोन, फ्लेमिश और द ब्रुसेल्स। क्या हमारी कंट्री में भी कुछ ऐसा है, तो अब देखो हमारी कंट्री में ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि हमारी कंट्री में आप इसको यू कैन डू इट 28, राइट, 28 स्टेट्स आर देयर इन प्रेजेंट ना, जम्मू कश्मीर को हम लोगों ने यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया, तो इंडिया इज यूनियन ऑफ 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरी, यू विल डू इट, ओके। तो हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये चीजें मेंशन है, मतलब हमारी कंट्री में क्या है, इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी शैल बी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। और सारी की सारी चीजें किसमें मेंशन है, हमारी कंट्री में। देखो वहां पर सिर्फ 3 ही रीजंस है, 3 ही एरियाज हैं, बट हमारी कंट्री में क्या है, क्योंकि देखो इनकी स्ट्रेंथ ना चेंज होती रहती है बार बार स्टेट्स की, हम कभी क्या करते हैं 2 स्टेट्स को मर्ज करके एक बना देते हैं, तो व्हाट यू विल हैव टू डू, यू विल हैव टू चेंज इट कि हमारी कंट्री में क्या है, प्रेजेंट में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, फाइन, आई होप यहां तक क्लियर। अब उसके बाद आर्टिकल 5 है यहां की कंट्री का, वो आपको क्या बोल रहा है, द बेलून रीजन इज मेड अप ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंस। आपने पढ़ा ना कि बेलून रीजन भी है वहां पे, तो उसमें कुछ प्रोविंस हैं, कौन कौन सी, वेलून, बार्बेंट, हेनॉल्ड, लीज, लग्जमबर्ग एंड नामूर। फ्लेमिश रीजन भी, अब देखो आपसे क्या बता रहे हैं कि अलग अलग जो पार्ट है ना उसमें भी अलग अलग आपको डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है, राइट। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, वेलून, उसके अलावा जो फ्लेमिश रीजन उसमें क्या है, इट इज मेड अप ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंस, वो कौन सी है, एंटवर्प, फ्लेमिश ब्रेबन, वेस्ट फ्लैंडर्स, ईस्ट फ्लैंडर्स एंड द लिम्बर्ग। तो हमारी कंट्री में भी कुछ ऐसा आर्टिकल है, तो देखो हमारी कंट्री में क्या है, हमारी कंट्री में आपको क्या मेंशन है, ओके वेट, फोर्थ क्वेश्चन इज लेफ्ट, इन फोर्थ क्वेश्चन इट इज आस्क्ड फ्रॉम यू, वेट, बेल्जियम हैज 4 लिंग्विस्टिक रीजन्स। बेल्जियम में आपके 4 लिंग्विस्टिक रीजन्स आपको देखने को मिलेंगे, द फ्रेंच स्पीकिंग रीजन, द डच स्पीकिंग रीजन, द बाइलिंगुअल रीजन ऑफ ब्रुसेल्स, कैपिटल एंड दी जर्मन स्पीकिंग रीजन। मतलब कौन कौन से एरियाज आपको देखने को मिलते हैं, आपको फ्रेंच स्पीकिंग एरिया भी मिल रहा है, डच भी एरिया है, बाइलिंगुअल रीजन है ब्रुसेल्स कैपिटल का, और जर्मन स्पीकिंग रीजन भी है। तो हमारी कंट्री में लैंग्वेज के रिगार्डिंग क्या बोला गया, आपको पता है ना, हमारी कंट्री में क्या है, 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी कंट्री में तो अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, राइट। तो हमारी कंट्री में कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं, हमारी कंट्री में तो अभी अगर आप प्रेजेंट में देखोगे तो 22 लैंग्वेजेस हो गई हैं, समझ आया। तो सारी की सारी जो लैंग्वेजेस हैं दे आर डिस्क्राइब्ड इन द कंट्री, हमारे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में चीजें मेंशन हो जाती हैं, राइट। तो जैसे आप लोगों ने वहां पर सिर्फ अलग अलग 3 टाइप की लैंग्वेजेस देखी, हमारी कंट्री में क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ द रिक्वायरमेंट्स। अब प्रेजेंट में हमारी टोटल लैंग्वेजेस कितनी है जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, दे आर 22। अब लास्ट पार्ट में आपसे क्या पूछा गया है, द वेलून रीजन इज मेड अप ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंस। अब आपसे अलग अलग एरियाज पूछे गए हैं
किसी एक प्रोविजन में कोई एक रीजन है, राइट, एक मतलब वो एक टाइप के प्रोविंस का बना है, सेकंड आपके किसी और टाइप की प्रोविंस का बना है, तो इंडिया में उससे रिलेटेड क्या चीजें हैं। अब देखो आर्टिकल 5th एज पर दी आर्टिकल 1-2 स्टेट दैट एंड यूनियन टेरिटरी शैल बी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। हमारी कंट्री में क्या है कि जो यूनियन टेरिटरी है उनको हम कैसे स्पेसिफाई करेंगे, उसको हम स्पेसिफाई करेंगे विद इन द आर्टिकल 1, 2 एंड 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वो सारी चीजें हम लोगों ने मेंशन की हैं। सो आई होप 3 क्वेश्चंस आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, डू हियर 28 स्टेट्स और टोटल प्रेजेंट में जो लैंग्वेजेस हैं दे आर 22 इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, राइट। सो आई होप till here 3 questions are completely clear to all of you. We will not start 4th question today, right? Okay, so we will start 4th question in next part. If you are having doubts in first part, you can ask your question in comment section. Till then, keep learning and stay connected. Thank you, thanks a lot, and do not forget to like and subscribe the channel if you like the video. Okay, keep learning. Thank you, thanks a lot.